नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसे टीचर से करवाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और आज की हमारी इस कड़ी में जुड़ी हैं हमारे साथ डॉक्टर बीना शर्मा जी। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको मंजूर किया। हाँ, नमस्कार उषा जी। इस पटल पर मुझे बुलाने के लिए, मेरे देश विदेश के मित्रों के साथ मुझे जोड़ने के लिए, क्योंकि ये एक रचनात्मक फोरम है और आपने जो विषय दिया है बहुत उत्तेजित करने वाला, मेकिंग ए डिफरेंस। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये डिफरेंस किस में आएगा, सुनने वाले में आएगा, बोलने वाले में आएगा। मैंने कहा ये सारे सवाल हम वही करेंगे। तो बीना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 25th एपिसोड है, 25वां, जो हमारे लिए एक सेलिब्रेशन है। आप इस कड़ी में हैं और ये हमारे लाइक सौभाग्य की बात है कि 25वीं कड़ी में आप हमारे साथ हैं। एक एक करके बूंदें लगती गई इसमें, आप बूंद कह सकते हैं, तालाब भर रहा है या एक मोतियों की माला बन रही है। तो उसमें आपका जो योगदान है 25वीं कड़ी में, और ये एक शान की बात है मेरे लिए। मैं आपको सच बता रही, इसलिए हृदय से आभार कि आपने मंजूर किया इस कड़ी के लिए यहाँ पर आना। तो सबसे पहले मैं सबको परिचय करवाती हूँ आपसे डॉक्टर बीना शर्मा जी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपको 35 वर्षों का लंबा शिक्षण अनुभव है। आपने विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल और मॉरिशस तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सम्मेलन मॉस्को के लिए आलेख प्रस्तुति और प्रतिभागिता की है। आपकी भाषा शिक्षण और शिक्षा शास्त्र पर अनेकों पुस्तकें और आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपके जीवन अनुभव पर आधारित श्रृंखलाएं सफरनामा शतक भाग 1, 2, 3, 4 और सफर जारी है 1, 2, 3 प्रकाशित हो चुकी हैं। वह चौथी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। आप सामाजिक कार्यों में सहभागिता, समाज के उपेक्षित और अशिक्षित बच्चों को व्यवहारिक जानकारी देने, नैतिक मूल्यों से संवर्धित और संस्कारित करने, समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु निःशुल्क शिक्षण हेतु पिछले 15 वर्ष से प्रयास संस्था के माध्यम से प्रयत्नशील हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या शिक्षा और सुरक्षा के अंतर्गत मलाला पुरस्कार सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित हैं। आप समाज सेवी, रोटेरियन, लेखिका, ब्लॉग रचनाकार होने के साथ साथ विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और आकाशवाणी से ज्वलंत समस्याओं पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर चुकी हैं। बीना जी, इतना कुछ लिखा है आपने कि मैं जितना पढ़ी हूं ना, इससे भी और बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम आपकी किताब दिखाएंगे जो मुझे पहली बार मिली थी। ये है सफरनामा बीना जी, जहां से इस राइटिंग की शुरुआत में कह सकती हूँ, जो एक के बाद एक अब बीना जी के पास बाकी सब है। दिखाइए बीना जी। आपने जीरो से शुरू किया, यहाँ से मैं शुरू हुई थी। जी जी। इसके बाद उसके क्रम में नंबर 2 आया, नंबर 3 आया, बहुत सुंदर। नंबर 4 आया। और 4 आने का अर्थ था जो 365 दिन यानी 1 साल मैंने लिखने का संकल्प किया था, यहाँ वो पूरा हुआ। ओह। लेकिन उषा जी जैसे मित्रों ने कहा कि वीना जी आप सफरनामा को रोकिए मत, हाँ। तब मैंने इसे सफर जारी है किया। और ये सफर जारी है का भाग 1, भाग 2, वाह। भाग 3। वाह। इन्हें इस समय 7 मेरे हाथ में है। वाह। 8वां अंक मेरा लगभग 10 दिन में मेरे हाथ में आने वाला है। और क्या मुझे बात। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसका 9वां अंक भी ओहो। अगले 10 दिनों में पूरा हो जाएगा।
और यह चूंकि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मुझे इसमें विराम नहीं लेना बहुत है। अच्छी बात है। बस आप सबका सहयोग मेरे साथ बना रहे। यानी मुझे जब इतने अच्छे पाठक मिलते हैं तो मेरा लिखने का मन करता है। बिल चूंकि बात किताबों की है और फिर मैं किताबों को परे सरकारें देना चाहती हूँ, तो 2 पुस्तकें आपको और और भी है, दिखाना चाहती हाँ, हूँ। मैं वो भी मेरे हिंदी पास है। शिक्षण का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बहुत अच्छी किताब है ये और भी। भारतीय यस, सांस्कृतिक प्रतीक। हाँ, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अलग-अलग तरीके से स्थितियों के प्रति रिएक्ट करता है। कुछ वस्तुएँ जोड़ते हैं, भौतिक जगत की चीज़ें उनके पास बहुत होती हैं और कुछ केवल काले कागज़ करने में लगे रहते हैं। तो जो कागज़ काले करते हैं, उनके पास संपत्ति के रूप में केवल पुस्तकें होती हैं और कुछ नहीं होता और विद्या को हम धन मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि भले ही हम अत्याधुनिक शैली में जीने वाले न हों, पर अपनी छोटी-सी दुनिया में एक मेज कुर्सी में मस्त और व्यस्त रहते वाह! बीना जी, आज ना नेशनल वुमेन्स डे भी है, डॉक्टर सरोजिनी नायडू जो हैं उनका भी आज जन्मदिन मना रहे हैं हम। और आपकी इस पुस्तक में से मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी जो आपने स्त्री होने के मायने लिखा है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने। जिन्हें जमाना कभी जला कर तो कभी बलात्कार कर बर्बाद करता है, वे ताउम्र कुछ भी बर्बाद नहीं होने देती। वे सहेजना जानती है वस्तुओं को, मन को, रिश्तों को, संभालती है बिगड़ती स्थितियों को, बिगड़ैल बालकों को, छटे हुए गुंडों को, बिगड़ते संबंधों को, ढकती है उघड़ती इज्जत को, खुले बर्तनों को, सिर की लाज को, बांधती है रिश्तों की डोर को, कपड़े फैलाने की टूटती अरगनी को, विश्वास के दरकते सूत्रों को। करती हैं वे ये सब उम्मीद के आखिरी छोर तक। आदत होती है उन्हें कपड़े की उधड़ती सीवन को टांका लगाने की, तुरपाई करने की, हाथ से ही कच्चा बखिया सब कर देती हैं। बेकार नहीं जाने देती कुछ भी, सब सुधारना जानती है। कभी धूप दिखा के, कभी हवा झल के, कभी झांट कर, कभी बीन कर, कभी तोड़ कर, कभी जोड़ कर। वीरा जी, इतना सुंदर है और अभी तो इतना ही पढ़ा है मैंने। आपकी ये जो रोज व्हाट्सएप पे जो आता है इसी तरह की एक सामग्री आती है, वो इतनी ज्यादा इसके अंदर भाव होते हैं, मुहावरे होते हैं, शब्दावली होती है और बहुत ही गंभीरता और कई बार चुलबुलापन भी है, गाने भी हैं, कहानियां तो इतनी हैं, मुहावरेदार भाषा है, बहुत कुछ समेटे हुए ये जो हमारे पास व्हाट्सएप पे आता है। और हम 2 मिनट भी नहीं लगाते, आपको जरूर 50 मिनट तक लगते होंगे क्योंकि आप इतना जो भेजती हैं, पर वो उसकी ललक हमें बनी रहती है देखने की आज क्या आने वाला है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ थॉट लेकर बैठते हैं सुबह, कुछ एक नेगेटिव भी होता है, कई बार परेशानी भी होती है और लगता है कि जहाँ की समाधान निकल के आ गया हमारे पास और हम पढ़ के मुस्कुरा के निकल जाते। तो इतना सुंदर जो लिख रही हैं आप, और इसमें मैंने देखा जैसे हर एक बखिया ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन जो है, बचपन की बहुत सारी स्मृतियां आप अपनी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, बहुत कुछ परिवारजनों के बारे में, शादी ब्याह के बारे में बहुत कुछ लिखती हैं। तो ये कहाँ से आता है, क्या है ये इसका राज? आह! एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो लेखक की उस रग पर उँगली रख देता है, जो उसकी बहुत दुखती रग होती है। सच ये है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बहुत सारे संबंधों की बुनावट के मध्य तय होता है। आप ये निश्चित तो नहीं कर सकते कि किस परिवार में आपका जन्म होगा। आप ये भी निश्चित नहीं कर सकते कि किस परिवार में आपका दूसरा घर होगा, लेकिन जो आपको मिलता है उसको सहेजना आना चाहिए। वह छोटे-छोटे संबंध मुझे अभी कल की सी बात लगती है। 6-7 बरस की रही होंगी, तो बगीचा बौहार रही थी और वहाँ छोटा-सा उन दिनों लिफाफे के अंदर कुछ भी खाने की वस्तु आती थी, अखबार के लिफाफे बने होते थे, तो झाड़ू छोड़कर उसको पढ़ने लग जाती थी और माँ से डाँट खाती थी।
कम से कम काम, नहीं मुझे अभी पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि घटनाओं के प्रति जो ये संवेदनशीलता है, हर घटना को जानने की ललक है, और मेरे परिवार में जिस तरह के मूल्य संवर्धित और पोषित किए गए हैं, शायद वो मेरे लिए बहुत बड़ी निधि है। मुझे अपने जीवन की हर घटना अक्षरशः याद है। मतलब मैंने जब जीवन की पहली चोरी की, वो भी मुझे आज तक याद कि कैसे घर के पटरे पर कुछ खुले पैसे रखे होते थे, और एक बार मन किया कि चोरी कैसे करती हैं, तो सोचे तो सब खुला हुआ है, चुराया था सब, लेकिन उसमें से 10 पैसे उठाना, जाना, चीज को लेना, वो भी मैंने, मतलब मैंने अपना कोई अनुभव नहीं छुपाया, और शायद उन सब अनुभवों को शेयर करके मैं अपने पाठकों तक एक गंभीर बात पहुंचाना चाहती थी कि व्यक्ति एक दिन की उपज नहीं होता। सही बात। कितनी गाही वगाही स्थितियां हैं जो रोज उसके व्यक्तित्व में जुड़ती हैं। कभी हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उद्विग्न होते हैं, लेकिन सबसे कुछ ना कुछ सीख लेते चलते हैं। और जिनके परिवार बड़े होते हैं, खास तौर से जहाँ बहनें होती हैं, भाई होते हैं, चाचा ताऊ के रिश्ते होते हैं, वहाँ शायद ये संबंध और पनपते हैं। तो जो आपने कहा लिखने की सामग्री कहाँ से मिलती है, तो मेरा जीवन इतनी खुली किताब है, जो भी आता है 2 दिन में मेरे बच्चे, मम्मी वो भी आपकी सहेली है, वो भी आपकी सहेली है। मैंने कहा हाँ, मैं दुनिया में किसी से भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा गोपनीय नहीं है जिसे मैं तिजोरी में बंद कर सकती। बहुत सुंदर वीना जी। तो ये बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रही थी, उसी समय आपने सोच लिया था कि आप पढ़ाएंगी, शिक्षण में आएंगी? हाँ, अब ये तो शायद जब पढ़ रही थी तब शिक्षिका बनना मैंने नहीं सोचा था, पर घर में जो मेरे बाबा थे वो हेडमास्टर थे उस समय, और पिताजी को वो एक सरकारी नौकरी के साथ हमेशा जो आसपास के बच्चे थे उन्हें पढ़ाते पाया, 4 को पकड़कर बिठा लिया। कहीं मन में ये आ गया था कि यदि मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं पढ़ा तो कम से कम हम्म। सकती हूँ। और जब 10वीं कक्षा में थी तो एक छोटा सा सपना पा लिया था डॉक्टर बनने का। अच्छा। लेकिन वो जो मेडिकल की पढ़ाई जहाँ थी वो कोएड था, उस समय व्यवस्था नहीं थी कि लड़कियां उसमें जा जाएं। सकती थी। तो साइट बदली थी, और उसके बाद सोचा था नहीं डॉक्टर तो बनना है, तो जब पीएचडी कर लिया और नाम के आगे डॉक्टर वीना शर्मा लग गया, तो मैं बहुत खुश थी कि चलिए वो शरीर वाले डॉक्टर नहीं बने तो क्या है, वो अपनी संतान को बनाया, हाँ। बेटे को डॉक्टर बनाया। तो जब वो चिकित्सक बना तो मुझे लगा कहीं वो मेरा सपना पूरा हो गया। बहुत सुंदर। तो शिक्षण के लिए आए, जैसे कि मैं अभी भी आपका एक पढ़ रही थी, उसमें आपने लिखा था, इसी में सफरनामा में ही है, कि जब आप रात में ही आप तैयारी कर लेती हैं सुबह पढ़ाने के लिए, और अभी अभी पढ़ रही थी मैं वही, कि मैं कौन सा आज पीस पढ़ूंगी आपके सामने, तो वो भी मेरे सामने आया। तो किस तरह से आप तैयारी करते हैं कि आप, और चूंकि हाँ एक बात और, कि आप अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को पढ़ा रही थी, तो बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। अलग तरीका है। एक बार मैंने बात भी आपसे की थी, उनको कैसे पकड़ना होता है, उनकी रूट कहाँ पर है, कैसे पकड़ना है, वो बताइए जरा, अंतर्राष्ट्रीय आपने बच्चों को हिंदी का जी कैसे पकड़ना बिल्कुल, है? आपने 2 बातें, बातें एक एक मैं साथ दोनों की। बातों का जवाब हाँ दूंगी। हाँ। पहला प्रश्न था आप तैयारी कैसे करती हैं। हाँ अ, जब मैं बीएड कर रही थी तो वहाँ लेसन प्लानिंग पड़ी थी, हाँ। पाठ योजना, और वो पाठ योजना दिमाग में ऐसी घुसी, ऐसी जमकर बैठ गई कि खाना बनाना है तो भी उसकी प्लानिंग करना है, सफर पर जाना है तो भी करना है। और घर में कई बार मजाक में कह दिया जाता है ये बीएड बीएड क्या कर लिया, इसको तो हर चीज में लेसन प्लानिंग सोचती है। तो मुझे लगा कि जीवन के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, योजना बनाना बहुत जरूरी है। और यदि सुबह यदि आपको किसी को 7 बजे नाश्ता देना है तो 7 बजे आप किचन में नहीं जाते, रात में आप तैयारी करती है, मुझे क्या बनाना होगा, मुझे लंच में क्या बनाना होगा। ठीक इसी तरह मैं जीवन में जो कुछ भी करती हूँ, मैं उसकी पूर्व तैयारी करती हूँ, और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं कितना भी पढ़ लिख लूं। जब मैं कक्षा में जाती हूँ तो मैं उस पूरी तैयारी के साथ जाती हूँ, क्योंकि मैं मान कर चलती हूँ कि हर साल सिलेबस भले ही ना बदलता हो, मेरे विद्यार्थी हमेशा बदल बदलते। रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही अंतर्राष्ट्रीय बच्चों की, मेरे पास बहुत रोचक अनुभव है,
और मैं अक्सर जब मंच पर होती हूँ तो अपने सारे विद्यार्थियों के साथ वो शेयर करती हूँ। और जी, मैं कहती हूँ कि जब मेरा शिक्षण शुरू हुआ तो शिक्षण शुरू ही हुआ पूरे भारत देश के हिंदी तर प्रदेश के जी। छात्रों के साथ। और जहाँ ऐसी स्थिति थी कि जो शब्दावली मेरे पास थी, वह शब्दावली उनके पास नहीं थी। नहीं थी, हाँ। सन 87 में मैंने हैदराबाद में जब काम करना शुरू किया, तो वहाँ पर नवीकरण पाठ्यक्रम होते थे और वहाँ पर आंध्र प्रदेश के कई जिलों के अध्यापक कक्षा में थे। वो सभी तेलुगु भाषी थे और जब मैं पढ़ाती थी और मैं हिंदी क्षेत्र से गई थी हाँ, और उसी से मैं पीएचडी पूरा किया था, तो बहुत उमंग, उत्साह, जोश और वो अलंकार वाली भाषा जिसको शुद्ध हिंदी, हाँ, हाँ। मैं उसको बहुत उसके साथ पढ़ाती थी अच्छा, और अच्छा। बाद में पूछती थी, सबको समझ आ गया तो सब ऐसे अच्छा। सिर हिला देते थे। मैं जब प्रश्न पूछती थी तो फिर वो चुप हो जाती थी। तो मैंने जी, बाद में जी। उनसे और मैंने एक पूछा, भई कैसे पढ़ाया? तो उन्होंने कहा, वो मैडम जी अनर्गल भाषण देती। मैं एकदम चौंकी, मेरी 2.5 घंटे की मेहनत बेकार। मालूम चला अनर्गल का अर्थ था धारा प्रवाह, जिसमें कोई अर्गला ना हो। तो धीरे-धीरे फिर मैंने स्वयं को सुधारा कि मुझे उनका प्रोनाउंसिएशन पकड़ना है। मुझे अपनी गति को कम करना काम है। करना है। मुझे अपनी भाषा में उनके शब्दों को मिलाना है। और हुँ। जब तक मैंने वो अनुभव लिया और जब मैं आगरा आ गई 90 में और जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के साथ काम करना शुरू किया, तो एक और नई मुश्किल थी। हमारे दिमागों में कहीं रहता है कि विदेशी है तो ज़रूर अंग्रेज़ी जानता होगा। अच्छा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब वो जापानी और ये छात्राएँ ऐसे हाथ जोड़ के कहती थी, "गुरुजी हिंदी बोलिए, ओह! अंग्रेज़ी नहीं।" ओह! तब हम किस तरह से प्रत्यक्ष विधि से उन तक अपनी बात पहुँचाना, अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो शब्द उनके पास नहीं, वाक्य संरचना उनके पास नहीं, तब हम यदि मंगलसूत्र दिखाना है तो मंगलसूत्र दिखाते थे, अच्छा, घूंघट पढ़ाना है तो घूंघट करके दिखाते थे, अच्छा। साष्टांग दंडवत करके बिठाते थे। इवन मैंने उस समय में जितनी सामग्री थी, मतलब मैं यदि मीठे की वैरायटी बताना चाहती थी, हाँ, तो मैं चीनी, खांड, शक्कर, अच्छा। गुड़ सब लेकर जाती थी वाह! और उसका टेस्ट चखाती थी कि देखो। तो मुझे लगा कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छात्र विद्यार्थियों के साथ संपर्क कर रहे होते हैं, तब हमारा ये कैनवास बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं बिल्कुल। छोटी-सी बात बताती हूँ। एक आपने वो कौए की और घड़े में पानी की जी, कहानी, जी। उसको मैंने गद्य को पद्य में रूपांतर किया और एक कविता बनाई। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, हाँ, घड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कोई ने पिया पानी, प्यास की मर गई नानी। अच्छा। जैसे ही मैंने कहा प्यास की मर गई नानी, तो उसने कहा जी नानी, मरने का अर्थ क्या है? तो अब देखिए अब नानी मरना हम सबके लिए बहुत एक सरल संदर्भ है, सही बात। लेकिन उसके लिए नानी मरना ऐसा ही था जैसे सही किसी की बात, माँ मर गई। तो मैंने सही कहा बात। कि इतना नानी के साथ जो उसका एक संपर्क है, मतलब वो इतना प्यास की मर गई नानी यानी उसकी प्यास बिल्कुल समाप्त हो गई। तो मुझे लगा जो मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, जब हम उन तक ले जाते हैं, तो उसको भाव के साथ ले जाना। हुँ। पेट पूजा मेरे लिए सामान्य बात हो सकती है, उसको हाँ, पेट पूजा सिखाना बहुत मुश्किल। हाँ। शब्दों से वाक्य तक ले जाना, वाक्य से भावार्थ तक ले जाना, अनुच्छेद सिखाना, उनको उन शब्दों का प्रयोग करना सिखाना, हुँ। अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मुझे इस बात की आज बहुत तसल्ली है कि आज कितने भी देशों के विद्यार्थी आप एक साथ बिठा दीजिए, मैं उनकी जीरो वाली नब्ज़ पकड़कर उनसे बात करती हूँ और वो 10 दिन की कक्षा के बाद मेरे साथ एडजस्ट हो जुड़ जाती हैं जाते हैं। और कहने लगते हैं और मैं स्वयं ज़्यादा नहीं बोलती, उनको बोलने के लिए कहती हूँ। एक दूँगी फिर कहूँगी अच्छा क्या तुम्हारे देश में ऐसा होता है? हाँ। अच्छा अपने भाई के विषय में बताओ, बहन के विषय में बताओ। तो मुझे लगा कि चाहे वो हिंदी तर विद्यार्थी हों अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी हों, किसी के साथ जुड़ने की सबसे पहली शर्त है आपका मन कितना विशाल खुला हुआ। है, आपकी शब्द संपदा कितनी विशाल है, आपका मानसिक स्तर उनके उनके लेवल तक जाता है या नहीं जाता। केवल स्टेज पर इतना ऊँचे खड़े होकर उनको बहुत छोटा समझकर आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहें, शून्य होती हैं, किसी के दिमाग में नहीं जाती, कोई उन्हें ध्यान से ग्रहण नहीं करता।
तो क्योंकि मैं भी अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को पढ़ाती हूँ और वो छोटे बच्चे हैं, मेरे पास जो हैं 1 के 3 के बच्चे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि और वो हफ्ते में सिर्फ एक बार क्लास लेते हैं, है ना? तो मैंने आपसे प्रश्न भी किया था कैसे अप्रोच किया जाए, एक एडल्ट को कैसे अप्रोच किया जाए। तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, छौंकना और किस तरह से आप अलग अलग क्रिया शब्द वो भी बताइए, मुझे बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्ट लगा बिल्कुल। था उसको। बिल्कुल, सच में किसी को खान-पान बताना हो, हाँ। तो खान-पान की जितनी क्रियाएँ, अरे भाई अपने ही भारतीयों से पूछ लो, छौंकना, बघारना, तलना, सेंकना, बेलना, माय भूनना, गॉड। तो वो काय तो हमें वो करके बताना है। मतलब हाँ। छात्रावास में जाकर उनको बताती देखो सूजी भूनी हाँ, जाती है, पापड़ हाँ। सेका जाता है, रोटी सेकी जाती है, ओह! तब जाकर अब हलवा हमारे लिए सामान्य बात है। अच्छा, अब हलवे की उनको रेसिपी जब तक आप नहीं बताएँगी वो हलवा और खीर में अंतर क्या है? ठीक बना। तुम्हारे मुँह में घी शक्कर, तो उसने कहा जी लड्डू क्यों नहीं? हाँ, फिर तो वो क्या तो किया आपने? हाँ, आप ये घी शक्कर हमारे अपने तो मुझे लगा कि जो संस्कृति है, जो संस्कृति है। हमारी हुँ, भारतीय कल्चर है, उसको पहुँचाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। उसे हम कैसे पहुँचाएँगे, हाँ, इसके पहुँचाने के लिए हर अध्यापक का अपना एक पैरामीटर होता है। वो अलग मेरी ज़रूरी नहीं है मैं जैसा सोचती हूँ, सुरेश कुमार, रामनाथन जी या पीकेबी या वंदना किसी को वही सब चीज़ें सूट करें। क्योंकि हर व्यक्ति के पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है। और यही शायद एक सबसे बड़ी रचनात्मकता है कि वो किसी को कॉपी नहीं करता और एक बार जो बोलता है वही लेक्चर उसका दोबारा नहीं होता। ये मैं अपने संदर्भ में बदल कह रही जाता हूँ है, हाँ। क्योंकि वो कहते हैं कि जो पिछली बार सुना था उससे कुछ नया था। मैंने कहा मैं टीप कर नहीं बोल रही थी भाई, जो दिमाग में विचार आ रहे थे मैं उनको जस्ट कहती जा रही आपके थी। अंदर इतना अनुभव है ना बीना जी, जहाँ जहाँ आप हाथ लगाती वहीं झर्रा बहने लगता है, मुझे ये लग रहा है। मतलब कि नॉन स्टॉपेबल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत कुछ सीखने वाला। तभी मैंने आज लिखा भी था स्टेटस पे कि भई आज एक डायनामिक लेडी आ रही है, ज़रूर आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा ही बात करना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। तो बीना जी, तो घर परिवार की बात हुई, इसकी परिवार पर अभी आपके प्रयास की बात करनी है मुझे। क्योंकि जब मैं वहाँ आई थी आपके पास, तो प्रयास का काम देखा था, आपने हाथ से लिखी हुई बुक भी दिखाई उनकी, तो उसके बारे में कैसे आपने ये सब किया? जॉब के साथ साथ में बच्चे भी आपने बड़े किए और साथ में अब ये प्रयास के भी बच्चे साथ साथ, अब वो कितने बड़े भी हो गए, कितने साल हो स गए, बताएं। सच है में ना? 2005 से हाँ। बल्कि 2004 से उसकी शुरुआत हुई। और यदि आप कहें कि आपने इसको क्यों चुना, तो मेरे तब तो मैं नहीं सोचती थी, तब तो लेकिन आज मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत प्लान करके चुना था। हम्म। क्योंकि मुझे लगता था कि नौकरी करना, धन कमाना एक बात है, इससे इतर क्या करना या मान लीजिए मैं जिन महापुरुषों को पढ़ती थी या जिनकी जीवनियाँ मैंने हम्म। पढ़ी थी, तो मेरे अंदर एक भाव कर गया था, मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। अपनी माँ के साथ कहती थी माँ कहती थी अच्छी भली सरकारी नौकरी है केंद्र सरकार की और क्या चाहिए और क्या करोगी? तुम्हारे पास कितना समय? मैंने कहा नहीं शनिवार रविवार है शाम को 5 बजे बाद का समय है सुबह 10 बजे का। तो मैं पहले बल्केश्वर जहाँ मेरी माँ का घर था, वहीं मैं अपने घर में रहती थी। हाँ, तब मेरा ससुराल भी वहीं था, परिवार वहीं रहता था। तो जहाँ मैं रहती थी वहाँ जमुना नदी के किनारे एक जसवंत की छतरी नाम की बस्ती थी। तो मैं वहाँ चली जाती थी और वहाँ बोरियां नीचे बिछा के और उस रेत पर ही अक्षर बना बना कर उनको सिखाती थी। बहुत सारे अच्छा। गीत उनके साथ शेयर करती थी, छोटी छोटी कहानी सुनाती थी। और फिर धीरे धीरे जब उनके मनों में पढ़ने का एक उत्साह हम्म। आ गया, क्योंकि वो बहुत उपेक्षित बच्चे ठीक। थे, स्कूल नहीं जा सकते थे, उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं थी। वो जब घर आने लगे तो मैंने अपनी बाउंड्री को इस तरह से पर्दे डालकर वहां हम्म। चित्र लगाकर स्लेटें 20-25 स्लेटें बत्ती ब्लैक बोर्ड लगाकर मैंने उस काम को शुरू किया। और उस समय आप समझती हैं कि हमारे जाति व्यवस्था तो बड़ी है, तो जो वाल्मीकि समाज है वहां के बच्चे भी आते थे। तो माँ धीरे से कहती थी इनको कहाँ बिठाएगी? मैं कहती थी जहाँ सब बैठेंगे, सब हम्म। अपनी बोरी लेकर आकर बैठते हैं। हम्म। तो प्रारंभ में जरूर लग रहा था, लेकिन वही बच्चे आज इतने बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई हैं। अभी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे की जो बीएससी कर चुका है और कहीं एक डॉक्टर के यहाँ काम करता है, वो कार्ड देने आया तो इतना खुश था जब उसने बताया कि वो हमारे साथ राजन पढ़ता था ना दीदी,
चेन्नई में नौकरी करता है। वाह! तो मुझे लगा हाँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनके शादी विवाह, उनकी गोद भर गई। तो बस मन में कहीं एक संतोष है कि जिस समाज के जिस वर्ग के लिए को मैंने अपनी सेवा के लिए चुना, वो एक संभवतः सार्थक प्रयास था। हालाँकि उस समय नहीं लगता था, सब लोग कहते थे बेवकूफ़ी, मतलब उसको बेवकूफ़ी कहा जाता था। आसपास के स्कूल की टीचर्स कहती थी, हमारा जॉब मारना है क्या जो उन बच्चों को तुम फ्री में पढ़ाती हो, जो सब बच्चे आएँगे। मैं कहती मैं किसी से माँग तो नहीं रही ना, मेरे पास जो समय है। और उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसे उषा जी ने कहा, मेरे खुद के बच्चे बड़े हो रहे थे, हाँ, पति नौकरी में थे, बूढ़े सास-ससुर थे, पिता नहीं रहे तो माँ भी मेरे साथ थी। लेकिन सच में मैं आज इस बात को बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा सच है, इतनी व्यस्तताओं में ही कुछ कार्य किया जा सकता है। हुँ। आप सोचें जी रिटायर हो जाएँगे हम तो, तब करेंगे, तो शायद ये सभी संभव नहीं उस समय होता, मुझे इसलिए लगता है ज़्यादा इतनी मेहनत। हिम्मत नहीं आती। उस समय जवानी में हिम्मत बहुत होती है, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। उसके बाद यदि अब मैं कुछ नया शुरू करूँ तो अब मैं थोड़ा संकोच करती हूँ कि कैसे मेरे पास समय कम है। लोग सभी ने एक मज़ाक उपहास उड़ाया था कि क्या सब सुबह-शाम बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाती रहती हैं। मैं जानती हूँ 6 बजे मेरे घर का गेट वो बच्चे मुझे आज भी अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन वो रोज़ आकर पूछते हैं, "दीदी स्कूल कब खोलोगी? हम घर ओह! में रहते-रहते थक थक गए गए हैं।" हैं। तो मुझे लगा कि इसी कि वो यदि आप सिर पर हाथ फेर देते हैं, उसे इस लायक बना देते हैं कि वो 4 बातें समाज में खड़े होकर कर सकता है, उसे हाथ में एक हुनर दे देते हैं, उसे किताब पढ़ना सिखा देते हैं, उसे नाम लिखना सिखा देते हैं, उसे शहर और बस्तियों से परिचित करा देते हैं, तो वह भी शिक्षा का एक अंग है। उषा जी ने कहा हाथ से मैंने कहा सच में मेरी किताबें हाथ से लिख रही थी। मैं खुद ही टाइप करती थी कंप्यूटर पर, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गीत और हाँ, कहानी को मैंने आपने मुख्य मुद्दा सिलेबस बनाया। सारा खुद बनाया, सब कुछ किया और सिर्फ़ पढ़ाया नहीं क्योंकि मैं नहीं, जितना नहीं मैंने जानती हूँ पढ़ाया। आप नहीं सिर्फ़ पढ़ाया नहीं बल्कि मैं ये कह रही हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल, वो उसकी भी पूरी तैयारी, बताइए। हाँ। बिल्कुल पूरी तैयारी। मतलब चाहे वो और मुझे एक बहुत बड़ा एक क्लू किसी ने दिया था कि आप सीधा पुस्तकों पर मत आइए, तो मैंने अपनी शुरुआत की गीत और कहानी से। हाँ। 7 दिन की प्रार्थनाएँ अलग हुँ। और हर प्रार्थना को एक पाठ समझकर उसके क्वेश्चन आंसर लिखाकर उसके आओ बच्चों तुम्हें दिखाएँ झाँकी हिंदुस्तान की। और वो जब बच्चे मिलकर गाते थे मुझे आज खुद मैं बहुत फ़िर रोमांचित हो जाती हूँ। हाँ, हाँ, मैंने इतना कैसे सिखा दिया? कर लिया। हर बच्चे को वो गीत याद है और नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, दादी अम्मा मान जाओ, हम भी अगर बच्चे होते ढेरों-ढेरों कविताएँ हैं और मुझे कभी-कभी जो बहुत लोग पूछते हैं आपको इतना याद कैसे है? तो मुझे लगा प्रयास ने मुझे एक बहुत बड़ा मंच दिया, क्योंकि जब मैं बच्चों के बीच बच्चा बन जाती थी, हाँ। तो मैं पहले खुद याद करती थी और उनको सुनाती। बहुत सुंदर। इवन उनको हुनर भी आप देती हैं, उसके बारे में बताइए जैसे सिलाई और मुझे हाँ, लगा सिलाई का हुनर, हाँ, मुझे लगा हाँ। इतना सबको आना चाहिए कि आज वो सभी बच्चे इवन मैं भी कभी कहती हूँ कि बेटा होगा तो कहते हैं दीदी अभी हम सिल कर लाते हैं। फिर क्या हाँ, था जिस समय शुरू किया तो उनको गरीब जानकर बहुत सारे लोग अपने घर से कपड़े दे जाते थे। तो वो कपड़े अपने नाप के कर सके इसलिए 4 मशीनें मैंने वहाँ रखी वाह! और सबको कहा देखो काज, बटन लगाना, हुक लगाना, कपड़ा फट गया है तो उसको तुरपाई कर लेना, ये सब तुमको आना चाहिए। हर बात के लिए हम टेलर के वो ब्लाउज़ सिल लेते हैं, वो अंडरगारमेंट सिल लेती है। मतलब बहुत फिर उनकी वो एक कमाई का धीरे-धीरे ज़रिया बनी। बहुत मैंने यहाँ बढ़ई को रखा कारपेंटर को। अच्छा। उसने उनको जो रद्दा लगाना सिखाया, बेंच बनाना सिखाया, पटरा बनाना सिखाया, छोटी-छोटी टेबल बनाना सिखाया, इलेक्ट्रीशियन रखा। और मुझे लगा कि जब एक बार मेरी ही गाड़ी पंचर हो गई तो 2 बच्चे बोलते हैं दीदी हम आपकी गाड़ी का पंचर जोड़े। मैंने कहा तुमने कहाँ से सीखा? कि नहीं दीदी तो मुझे लगा कि पढ़ाई-लिखाई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जितनी बड़ी चीज़ है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हुनर आपको आनी ज़रूरी है। हुँ, फ्यूज़ उठ जाए, हम लोग बुलाकर तो इलेक्ट्रीशियन का काम, नलके से पानी टपक रहा है तो उसको कैसे कसा जा सकता है, किताबों पर जिल्द कैसे चढ़ाई जा सकती है, हुँ। बाइंडिंग कैसे मेरे पास बाकायदा उसकी मैंने पेपर कटर मशीन ली कि अच्छा, कैसे उसमें फ़ोल्ड करोगे, किस तरह इस्तेमाल करोगे, अपनी ही किताबें यदि यदि कॉपियाँ बनानी है तो कैसे बनाओगे? अच्छा। तो मुझे लगा ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उनको ले भी ऐसी जगह जाती थी जहाँ अखबार हमारा छपता है, शू फैक्ट्री है, जिससे उनको मालूम चले कि जो चीज़ें हमारे पास एक और चीज़ बताना हाँ। चाहूँगी शायद वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस लेकर जाती थी कि हुँ, चिट्ठी कैसे, कहाँ से कैसे होकर जाती है। जाती है। बैंक लेकर जाती थी कि चेक कैसे भरा जाता है। ओह!
जो गाड़ियों के नंबर लिखे रहते हैं उससे ये बताती लाइफ थी कि स्किल। हाँ, किस प्रदेश की गाड़ी कैसे पहचानोगे जी। हम्म। पुलिस स्टेशन लेकर जाती थी कि वहां कुछ हो जाएगा तो तुम कैसे। तो मुझे ओ। लगा कि जीवन जीने के लिए जो हुनर चाहिए वो हमारी शिक्षा व्यवस्था में नहीं है। और हम्म। एक और बात जो उस समय शायद प्रचलन में नहीं थी, आज हम हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो जीवन को आनंदशाला बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है आप कक्षा को आनंदशाला। हम्म। आपका कक्षा में आप बार बार सिखाए चले जा रहे हैं कि कबूतर उड़, कौवा उड़, और बाहर देख रहा है कबूतर आ गया उसको नहीं छूने दे रहे हैं। बारिश हो रही है और बारिश को पानी बरसा झमझम झम सिखा रहे, पानी में भीगने नहीं दे रहे हैं। तो उसको बड़ी जो कोफ्त होती थी, तो जब होता तो मैं कहती देखो बाहर देखो कोई बात नहीं है, बंदर आ गया कोई बात नहीं, तुम भी बाहर हाँ। जाओ। तो मुझे लगा कि जब हम जागतिक चीजों से सिखाते हैं, जब हम यथार्थ का अनुभव उनको कराते हैं, वो पानी की बूंद गिरेगी तो इवन गमलों में बीज बोना, अच्छा। उसमें से जब अंकुर निकलता था, फिर जब वो एक एक का कहती ये सारे गमले तुम्हारे अपने अपना, तो वो जब उसके पानी देते थे, पत्ते की कोपल निकलती देखते थे, फूल आता देखते थे, तो जो उनकी खुशी थी, दीदी हमने देखो हमारा एक पेड़ उगा है। तो मुझे लगा जीवन के ये सारी चीजें शायद जिसको आपने अभी लाइफ स्किल नाम दिया है, वो हाँ। मुझे लगा कि इतनी बड़ी चीज है कि जिसको संभवतः हम सभी को सीखना और जानना चाहिए। और आज के विद्यालयों में ये कमी रह गई है, हमने डिग्रियों का पुलिंदा तो जरूर तैयार किया है पर किसी को जीवन जीना नहीं सिखाया। वही आपके सारे मैसेजेस जो आते हैं व्हाट्सएप पे वो वही सिखा रहे हैं बीना जी, बहुत सुंदर। तो आप इतने बड़े पद पर हैं, पढ़ाना भी हो रहा है और इतनी जगह आपको व्याख्यान भी देने हैं, आपको लिखना भी है, प्रयास भी चलाना है। ये ऊर्जा, ये शक्ति कहाँ से आती है? कैसे करते हैं ये सारे इतने सारे आ, मेरे जीवन का एक फलसफा? सूत्र वाक्य है, उसको मैंने नाम दिया मस्त और व्यस्त। अच्छा। व्यस्त में हमेशा रहती हूँ और व्यस्त रहती हूँ शायद इसलिए मस्त रहती हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि जीवन के इस मोड़ पर शरीर में तो उतनी ऊर्जा नहीं रह जाती, इसको मुझे स्वीकारने में कोई, लेकिन यदि मन प्रफुल्लित हो, लेकिन यदि आप प्रसन्न रहने की कला जानते हो, आपको कार्य करने में आनंद आता हो, तो उषा जी ऊर्जा तो स्वयं चली आती है। आज- मैं खुद ही, अरे मैं तो आज 2 ही घंटे सोई हूँ, हम्म। क्योंकि मैं लिखती तो अक्सर रात में हूँ। हाँ हाँ। मुझे 10 जगह जब व्याख्यान देना है तब मैं उसके लिए तैयारी भी तैयारी करती हूँ, ऐसे करनी तो है। नहीं बोलती। और हाँ। कोई छोटे मंच तो नहीं होते जहाँ नहीं। वैश्विक मंच हो तो वहां आपको बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है, लेकिन मैं कहूंगी अभ्यास से सब संभव हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना एक एक कार्य क्षेत्र चुनकर उस पे अपनी पूरी ऊर्जा लगा देनी चाहिए, बिना ये सोचे कि वो कार्य छोटा है या बड़ा है। मैं जानती हूँ जब बच्चों के साथ कार्य शुरू किया तो मैं बहुत उपहास का पात्र बनी थी। हम्म। घर में ही जब मैंने लिखना शुरू किया, कहते क्या 24 घंटे लगी रहती हो, लेकिन मैंने पलट कर जवाब नहीं दिया था। मैं कहती ठीक है मुझे पसंद है। और मैं सबसे कहती देखिए मैंने आपका काम काज तो नहीं किया ना, आपको टाइम से सब मिला, कॉलेज में सब हुआ कि हाँ, तो फिर ठीक है मैं अपने निजी समय का प्रयोग करती हूँ, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। शाबाश। यही है, आप सारे फ्रंट पे आगे रही, डटी रही, किसी की बात नहीं सुनी। बहुत अच्छा। तो बीना जी, आज आप हमारे जो दर्शक हैं, जो नई पीढ़ी के शिक्षकगण हैं, जो इस प्रोग्राम को आगे देखेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड होके अब यूट्यूब में जाएगा, और जब वो देखें, क्योंकि वो संग्रह तैयार हो रहा है, मैं ये कह सकती हूँ, और एक से एक लोग आ रहे हैं, और आप जैसे आज विभूति आई हैं, तो इतना कुछ सीखने को है। तो जब वो सुनेंगे तो आप उनको क्या ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं कि बस रामबाण ले और शुरू हो जाए? बस मेरा कहना है कि अपने मन की सुनो, आपका मन आपसे क्या कहता है। दुनिया आपको बहुत भटकाएगी, इधर से उधर करेगी, और जो सोचो उस पर दृढ़ बने रहो, हम्म। काम अपने बूते पर करो। वो कहेगा, वो कर देगा, उसकी सहायता चाहिए तो काम नहीं होता। दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वावलंबन, स्वाभिमान और जीवन जीने के लिए एक उचित शैली, वो आप अपना लीजिए। मैं अपने सारे दर्शकों श्रोताओं से कहना चाहती हूँ, जीवन उतना कठिन होता नहीं है जितना हम उसे बना लेते सोच हैं। सोच कर। और इगोइस्टिक मत बनिए, कुछ नहीं रखा, हम्म। कोई पद साथ नहीं जाता। मुझे सिकंदर की बात बार बार याद आती है,
जब वो जाता है तो सारी दौलत यहाँ तो छोड़ता है, लेकिन 3 शर्त रखता है कि मेरे दोनों, जब शव यात्रा जाए तो दोनों और सारी दौलत फैला दी जाए, मेरे दोनों हाथ खुले। खोल दिए जाएं, और वैद्य हकीम डॉक्टर सब खड़ा कर दिए जाए, जिससे लोगों को पता चले कि जब मृत्यु आती है तो वैद्य हकीम डॉक्टर कुछ नहीं कोई कर काम नहीं। सकते, सारी दौलत यहाँ छोड़कर जानी होती है, मुट्ठी बांधे आते हैं और सारे। बहुत सही मीना जी। तो क्या चलते चलते आपकी फेवरेट कुछ आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ जरूर, आपने चलते चलते कह दिया, मुझे लगा कि यहाँ मेरे सुरेश कुमार रामनाथन जी प्यार भी, यदि इनका कोई प्रश्न हो तो पूछें, जब तक मैं आज का कुछ पढ़ने के लिए आपको देने के लिए छोटा सा एक अंश पढ़ूंगी, तो आप जब तक उनसे बात कर सकती हैं और पूछ सकती हैं कि किसी को कुछ पूछना है मैम से जब तक वो तैयारी कर रही हैं? आप पूछना चाहेंगे सर? अच्छा, आपने लिख दिया, कह रहे हैं मैंने लिख दिया था। लिखेंगे अभी। ओके। आप ठीक अनम्यूट है। करके भी बोल सकते हैं सर। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तमिलनाडु से अच्छा, रामनाथन अच्छा। जी जुड़े हुए हैं। रामनाथन जी और हैदराबाद से सुरेश कुमार हैं। वंदना जी को जी। मैं नाम से पढ़ पा रही हूँ। तो आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, और नहीं तो मैं जो जीता वही सिकंदर हाँ, का अंश आपके आगे पढ़ रही हूँ। बीना जी नमस्कार। हाँ अ, जी नमस्कार। हाँ, मैं कैप्टन भारती, नमस्कार। और वो वातायन के पटल पे देखती होंगी, मुलाकात ओके होती ओके, जी होंगी। जी जी हाँ, अवश्य। कैप्टन प्रवीर भारती, यहाँ शॉर्ट नेम पता नहीं कैसे आ गया। जी जी, हाँ, हाँ वही मैं पूछ रही थी कि जी जी। जी जी। तो फिलहाल अभी मैं पटना में हूँ। मैं कायल सा हो गया हूँ। आपका सफर जारी है, आपका सफर जारी है। जब इसका विमोचन के रूप में हुआ, उसके पहले मैं नहीं पढ़ा था, और शायद उसके बाद आप प्रतिदिन इसको प्रकाशित करना भी शुरू कर दी हैं, वो वातायन में और अपने वैश्व हिंदी परिषद वाले जी ग्रुप में। शायद ही कोई दिन गुजरता है और किसी दिन अगर मैं सुबह में नहीं पढ़ पाता हूँ, तो वो एक कलेक्टिवली आगे आने वाले दूसरे दिन तीसरे दिन, और आपकी एक खासियत देखिए कि आप समय से एक दिन आगे तारीख का, आपका तारीख एक दिन। अग्रिम, जी जी जी। किसी दिन ना लिख पाई इसलिए पहले से रखती हूँ, माय क्या पता कल गॉड। ही सांस निकल जाए तो आप सब ओहो। लोग पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, सांस आप तो लिखती निकलनी है तो रहिए। निकलेगी, जब निकलेगी तब निकलेगी, लेकिन अभी तो लोगों को आपकी आपकी जो लेखनी है वो लोगों जी को सांसें देती हैं, ऊर्जा देती हैं। और पता नहीं क्यों शुरुआत काल में पहले 2-3 अंक पढ़ने के बाद शायद मैं लिखता भी था आपके जी आपके लेखन के प्रति कुछ। इसका लगा कि अब मैं लिखूं तो क्या लिखूं, क्योंकि हर दिन आप एक नए पन्ने को देती हैं, और कुछ अजीब सा लगा, जैसे हाजिरी बनाने वाली बात जैसी लगी। अपने आप को थोड़ा हाँ, छोटा समझने लग गया कि अब मैं क्या लिखूं। इतनी बड़ी प्रस्तुति आपकी हर, सच कहता हूँ, जी। मात्र तारीफ के लिए नहीं, बल्कि एक मनन चिंतन के लिहाज से भी आप जीवन के उन पन्नों को निकाल देती हैं, उन छोटे छोटे शब्दों को, आंचलिक शब्दों को। हाँ, जाने अनजाने मेरा संबंध महाराष्ट्र में भी है। अभी अगली बार मिलेंगे तो हो सकता है कि मैं पुणे से मिलूं, क्योंकि वहां भी मैं रह रहा हूँ। मैं राजस्थान से भी संबंध रखता हूँ। मैं पटना का वासी हूँ। और इन छोटे छोटे आंचलिक शब्दों का इस बखूबी तरीके से आप प्रयोग करती हैं कि दिल को छू जाता है। तो मैं साधुवाद ही बोलना चाहूंगा, प्रश्न के रूप में तो मैं नहीं समझता हूँ। आज चूंकि मैं देख रहा हूँ कि पटल पे मुझे भी अनुमति मिल सकती है बात करने का, इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ व्यक्तिगत रूप से। दैन्य जीवन से आया हूँ, गांव के प्रति अभिरुचि रखता हूँ, शहरी वालों को पता नहीं मैं क्या हूँ। और यही चीज मुझे आपके नजदीक और भी लाती है, क्योंकि जी। आपकी लेखनी से विभिन्न आयाम निकलते हैं जीवन के। चाहे वो लोकगीत, लोक कथा, लोक शैली, लोक जीवन से लेकर और आगे बढ़ने के लिए जब भी आपने प्रयास की चर्चा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि आपका संबंध इस रूप में भी है। तो बहुत अच्छा लगता है जानकर कि एक छोटा सा बीज जब हम बोते हैं, उसका अंकुर, आपने तो अंकुर की चर्चा की, लेकिन अंकुर के रूप में मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ जिनको आप कम से कम एक लेखनी पकड़ा कर लिखा कर कौशल
की तरफ उनको आगे उद्बोधित करके आप ले जाना चाहती हैं, और वो आगे आके जिस दिन आपको बताते हैं कि मैं आज ये इस स्तर पर पहुंच गया हूँ, सबसे बड़ा पारिश्रमिक जीवन का शायद वही हो, सबसे बड़ा पारितोषिक वही होता है। मैं समझ सही बात। सकता हूँ। तो जी। बस दो शब्द कहना चाह रहा था। ये तारीफ में सवाल पूछने लायक तो कुछ है नहीं, क्योंकि न पूछते हुए ही आप न जाने कितने सवालों के उत्तर प्रतिदिन दे देती हैं। शायद ही कोई दिन गुजरता है कि मैं नहीं सही और बात आज है। वो मतलब जैसे कि पहले अखबार पढ़ने की आदत हुआ करती थी, आजकल हाँ। अखबार आपके घर में मोबाइल में इतना पहुंच जाता है कि वो उत्कंठा कहीं ना कहीं धूमिल हो गई है। सही लेकिन बात जी। है। हाँ, वो भूली बिसरी जो उत्कंठा हुआ करती थी, वो आपके लेखनी में आ गई है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत और बढ़िया। हाँ, मेरे योग्य आपके प्रयास में अगर मेरी ओर से कोई प्रयास की सक्षमता लगे, बाद में हम लोग अलग से भी जुड़ेंगे, तो मेरी, अवश्य हाँ, मैं उपलब्ध रहूंगा। अवश्य अवश्य, वे मेरे लिए बहुत बड़ा पारितोषिक है। वो मेरे बच्चे जो समाज ने बहुत वो कर दिया है, मैं उनको एक ऐसे पटल पर लाना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे केंद्रीय हिंदी संस्थान के सारे देशी विदेशी छात्र यहाँ आते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उन्हें अपने देश के नृत्य और गीत सिखाते हैं, तो मैं भर जाती हूँ। कभी मेरा सब पूरा हो गया, शायद मैं कोई ऋण लेकर साथ नहीं जाऊंगी, यही सब कुछ चुकता कर जाऊंगी। रामनाथन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी। जी। तमिलनाडु से है। मुझे नहीं पता वो कुछ कह, हाँ जी जी जी, बताइए। आइए। नमस्ते मैडम। आइए। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सफर जारी है के द्वारा ही मैं मेरी मुलाकात आपसे हुई। ये प्रेरणादायक है और प्रोत्साहन देने वाला भी है मेरे लिए। इसलिए ये रोज इसे पढ़े बिना मेरा काम शुरू नहीं होता उस दिन का, ऐसा है। सभी यही बोल रहे हैं। आदत ऐसी पड़ गई है। जरूर बीना जी का जरूर। क्या है आज, बीना जी का क्या है, ये मजेदार होता है देखने वाला। और फिर कई बार मुस्कुराते भी है, कई बार सोचने भी लगते हैं हमने भी क्या क्या गलतियां की हैं। क्योंकि आपकी लेखनी से मैं तमिल की कुछ पुरानी कविताओं को बिल्कुल पन्नों को पलटना पड़ रहा है मुझे। हाँ। बिल्कुल ऐसी बात हो बिल्कुल, गई आप कि जब लिखते हैं तिरुवल्लुवर की तो मुझे लगता है हाँ। कि मैंने तो उनको नहीं पढ़ा, लेकिन कैसे ये यानी पूरा विश्व एक ही एक है। ही है। जब बहुत दूर बैठा व्यक्ति भी उसी बात को दोहराता है, तो मुझे लगता है मैं तो वहां कभी गई नहीं, लेकिन मेरा रिश्ता वहां से भी है। तो विचार मनुष्य के रूप में हम वो बीज लेकर आते हैं जो शायद जहाँ फैलता है और अंकुरित होता है और बढ़ता जाता है। सच है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, मेरे लिए मौका दिया। धन्यवाद। प्रसंग बस अगर दो क्षण मिले तो, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पहली रचना जो सफर जारी का है, वो अंक मैं पढ़ा था, संख्या याद नहीं है, लेकिन संदर्भ याद हो जाएगा। शायद आपके इंटरव्यू के दूसरे दिन की बात थी या जी तीसरे जी दिन की बात थी, पिछला जो जी इंटरव्यू हुआ था उसके जी जी अंदर। अनुमति है ना आगे बढ़ू ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो याद है। और आज प्रसंग बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ही मैंने अपने गार्डन में कुछ पौधे लगाए हैं। और पौधे जो आजकल बनते हैं काले प्लास्टिक के अंदर मिट्टी में लगा के रेज किए हुए, और मौसमी पौधे जो अगले 15-20 दिन के अंदर और ज्यादा फूल फूल खिलेंगे, शायद आपको देखने का ही मौका मिलेगा किसी दिन। उस गमले को लाके मैं पीछे रखूंगा जब वो पूरा भर जाए, तो उसका एक अंश याद आ रहा है। जो जीवन में जब लड़की विदा हो जाती है अपने घर से, और बार बार सुनना पड़ता है कि तुम्हारा परिवार ये, मेरा परिवार ये, मैं कलेक्टर, तुम क्या है, और फिर आप एक ताना मारते हुए कहती हैं उसमें कि क्यों घोड़ी पर चढ़ के आए थे हमारे। हाँ। हाँ, यहाँ, और मैं तो चुपचाप वहां से आके तुम्हारे यहाँ आ गई थी। पौधे को भी उठा के ले जाया जाता है तो उसके सही जड़ की बात है। मिट्टी थोड़े दिन हाँ साथ रखी जाती है। ये पंक्तियां हाँ 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 जी अगर हाँ आपको हाँ। याद हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लिखा था कि पौधे को भी जब दूसरी जगह रोपित करते हैं तो उस मिट्टी को कुछ दिन उसके साथ साथ रखते हैं, देते हैं। सब हाँ। हाँ, झाड़ कर नहीं ले जाते। हम कैसे जीते जाते मनुष्य से आशा कर लेते हैं, वो हाँ। अपने 20-25 साल को सही। पूरी तरह भुलाकर एक नए परिवेश में सेटल होता है, तभी उसको ये नहीं पता होता उसका मेरा घर कौन सा है। आज मैंने एक बहुत छोटी लघु कथा पढ़ी और उसने मुझे बड़ा छुआ है। घर में 2 बच्चे हैं, जो माँ है वो लड़की के लिए जो ग्लास वगैरह सब में उसका नाम लिखाती है, यूवी हाँ। यूवी करके।
लड़की है घर में, तो एक दिन वो लड़की का दूध फैल जाता है ग्लास से, वो जाती है उसमें रखती है, तो ग्लास उठाती है तो देखती है उसपे ये भी लिखा है, खोलती है, माँ तो मुझे प्यार नहीं करती, क्यों? कि भैया के उस पर तो नाम है, मेरा नाम क्यों नहीं है? तो उसकी माँ कहती है, बेटा भैया तो यहाँ रहेगा, तू तो ससुराल चली जाएगी। उस लड़की ने जो प्रश्न किया पूछती है, माँ क्या वो मेरा घर होगा? क्या वहां के बर्तनों पर मेरा नाम होगा? अब माँ सोचती है कि वाह, वो तो हो ही नहीं सकता, जब इस घर में उसको ये मान नहीं है तो वहां कैसे मिलेगा? तो माँ समझ जाती है, लाती है और प्रणाम लिखती है, बच्चे वाह, को देती है। और मुझे लगा कि शायद हर माँ बाप अपने घर से अपनी बेटी को भरा पूरा मान करके भेजे, तो उसे बहुत सुंदर दूसरों है। के आगे मांगना ना, नहीं, बहुत जो सुंदर। मांगना है ना, तिल तिल जलना है, वो इसलिए है कि अक्सर लड़कियों को कह दिया जाता है, अपने घर जाओगी तब। हाँ, अब अरे भैया कौन सा घर है उसका? आप यहाँ से भी भगा देते हैं और वहां कहते हैं दूसरे घर से आई। तो ये तो एक शायद सही आज बात है, अंतर्राष्ट्रीय बहुत महिला ही। दिवस है, तो मैं हाँ। कहूंगी ये इतनी वो दुखती रग है, जिसको कोई मुंह से कहे या ना कहे, हम कितना भी पढ़ लिख जाए, कितने भी कमाऊ हो जाए, पर ये कभी उसमें से भाव नहीं जाता। हाँ, और शायद यही एक बहुत बड़ा वो है कि जिसको आज हमें दोहराने की और संभालने की जरूरत है। जो देखिए, मैं आज मंच बड़ा इसलिए इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है, किसी भी लड़की का पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। हम नौकरी करने इसलिए नहीं जाते कि घर में कमाए, लेकिन जो एक स्वाभिमान आपके अंदर आता है, जो अपने पैसे, कमाए हुए पैसे को खर्च करने का तरीका आप सीखते हैं, वो बड़ी बात है। यदि ये सभी नौकरी पर चले गए तो घर कौन संभालेगा? तो होम मैनेजमेंट भी एक काम है, ये अब हमको समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया, बिन घरनी घर भूत का डेरा। तो हम्म, घरनी की संकल्पना आज धीरे धीरे मिट रही है, और उसे मिटाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ये आभास करा दिया कि क्योंकि तुम पैसा नहीं कमाती इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है। और हम सब, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी दुर्गति है कि घर के 5 मेंबर हैं तो पांचों कमाने जाते हैं। क्या करना है पैसे का? कितना पैसा कमाओगे? उस पैसे का दुरुपयोग नहीं, आप सदुपयोग नहीं कर सकते। एक रोटी खाते हैं, आधी रोटी खाते हैं, साथ में ले नहीं जाना। तो मुझे, मेरे को याद बड़ा दर्द सालता है जब हर लड़की को मैं सोचती हूँ कि वो क्या करने जा रही है, जॉब करने जा रही है, घर कौन संभाले? क्यों? नौकर रख, अरे नौकरों को ही घर संभालना था, तो फिर ये गृहस्थी की कल्पना शायद नहीं होगी। तो बस मेरा यही कहना है कि आत्मनिर्भर होना एक बात है, और इस तरह की बातों में बहक कर और घर तोड़ देना और अपने को ये मान लेना कि मैं जब तक नौकरी नहीं करती मेरा जीवन बेकार है, ऐसा नहीं। हम्म, स्वाभिमानी व्यक्ति हर जगह स्वाभिमान से रहता है। हमने कभी अपने बच्चों को सिखाया नहीं है कि घर के काम करने में कोई ऐतराज नहीं। जिस दिन हम ये सिखा देंगे उस दिन तो शायद दुनिया बदल जाए। मैं भावुक हो गई थोड़ा सा आपके कोई प्रसंग बात से। नहीं। बहुत अच्छा लगा। और आपकी बातें, आपकी लेखनी, आपकी भाषा, आपकी प्रस्तुति वो हमेशा से बहुत उत्पादक रही है। और बस आज पहली बार मैं मुखातिब होकर, ये शायद मैं किसी भी पटल पे वक्तव्य के रूप में पहली बार ही बात कर रहा हूँ। अरे वाह, लेखनी भी उषा बहुत जी कम ने सुना। आज एक वाह, बहुत वाह, अच्छा वाह, वाह, मौका दे बहुत दिया बहुत है। धन्यवाद सर। मैं रामनाथन जी से केवल मेरी लेखनी की बात थी। यहाँ सुरेश कुमार है हैदराबाद से, हाँ मुझे जी। नहीं पता शायद वो है या नहीं है अभी हाँ, यहाँ पर, हाँ, हाँ, है। लेकिन उनसे हम बात करते रहते हैं, जाने माने कभी है सुरेश। हाँ, हाँ, एब्डोमेन में नाम नहीं पढ़ पा रही है। तो मुझे लगा जितने भी लोग हैं, देखिए मैं हमेशा मानती हूँ संख्या बल उतनी बड़ी बात नहीं होती। यदि आपकी बात सही व्यक्तियों तक पहुंच जाए तो वो 2000, 20,000 और 2 लाख हो जाए। तो उषा जी, मैं समझती हूँ कि आप, अब हम लोग शायद इसके अंतिम सोपान जी, पर होंगी, जी। और तो आपने आप चूंकि कुछ छोटा-सा अपनी मन का जो एकदम डीप है, सारा ही लिखते हैं मन से मुझे पता है, लेकिन हाँ, बस मैं अभी बहुत नया ही है वो, हाँ, मुझे बहुत मन का सा लगता है। हाँ, हाँ, उसको मैं, पढ़ मेरा दीजिए। शायद वो 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, उसी के साथ हम करेंगे। ठीक है जी। जो जीता वही सिकंदर। बात प्रेम की हो, युद्ध की हो या दोस्ती की हो, जो विजयी हो जाते हैं वही श्रेष्ठ ठहरते हैं। दुनिया में वही मान पाते हैं, उन्हीं का नाम होता है, और वही नंबर 1 कहे जाते हैं। वही पुरस्कृत और सम्मानित होते हैं, उन्हें सम्मान
देता है संसार पूजता है, शेष वक्त की धूल में खो जाती है। कहते हैं भले अवश्य हो कि जिंदगी में सुख दुख अंधेरे उजाले की तरह जीत हार लगी रहती है, पर व्यक्ति हार को आसानी से पचा नहीं पाता। जबकि कई कई मामलों में ये हार और असफलता आपको जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा जाती है, जरूरी सबक दे जाती है। जो खेल की भावना से नहीं खेलते उन्हें हार बहुत सालती है, तोड़ कर रख देती है। जीवन के प्रति उनका नजरिया बदल जाता है। कुछ तो जो भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई, खेल या परीक्षा, सब जीत के लिए करते हैं, कर्तव्य समझकर करके नहीं छोड़ देते कि जो भी परिणाम होगा स्वीकार होगा। उन्होंने संभवतः सीखा ही नहीं होता कि जब किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ठोकर भी लगती है, गिरते भी हैं, कांटे भी चुभते हैं, पैर लहूलुहान हो जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, मार्ग नहीं सूझता, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन हार कर नहीं बैठ जाते, उसे पकड़े नहीं रहते, रोते चीखते नहीं रहते, दिन रात भाग्य कोई नहीं कोसते रहते, हमारे भाग्य में ही लिखा है। वे उस हार से सबक लेते हैं, नया सीखते हैं, पूरी ताकत और जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। किसी को एक प्रयास में सफलता मिल जाती है, किसी को बार बार लगातार प्रयास करना होता है। कार्य की प्रकृति और आपकी क्षमता, योग्यता, कार्यशैली पर निर्भर करता है। निश्चित ही बड़े लक्ष्य अधिक मेहनत और धैर्य मांगते हैं। तो जो कार्य हाथ में लो, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और ये अपनी बात समाप्त करूंगी, तो जो कार्य हाथ में लो उसे पूरे मन से करो, उसकी योजना बनाओ, अपनी शक्ति और संसाधन तोलो, यूं ही किसी के कहने मात्र से नहीं, दूसरों की देखा देखी नहीं, दूसरे का मन रखने को नहीं। जो काम हम दूसरों की खुशी के लिए करते हैं उसमें स्वतः प्रेरणा नहीं होती, कभी कभी हार में भी जीत छिपी होती है। अपनों से हार जाने का आनंद ही अलग है। झूठी जिद और खोखले अहम के चलते आत्मीय रिश्ते खो देने से तो हार जाना सोहबत अच्छा है। कम से कम घर परिवार तो बने रहते हैं। तो बात किसी ने ज्यादा कह भी ली तो कौन हम नीचे हो जाते हैं, पर दम्भ सामान्य कहाँ रहने देता है। वह तो हर समय सेहरा अपने सिर बांधना चाहता है। कुछ का मैंपन इतना प्रधान होता है कि उसके आगे सब मक्खी मच्छर भेड़ बकरी से नजर आते हैं, जिनकी जान की कोई कीमत नहीं होती, उन्हें पैर तले मसल दिया जाता है। मुझे सुदर्शन की कहानी हार की जीत अक्सर याद आती है कि कैसे बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान जब खड़क सिंह ले जाता है, बाबा भारती बहुत परेशान होते हैं, लेकिन एक ही बात कहते हैं, खड़क सिंह तुम ये बात किसी को मत बताना कि लोग बीमारों पर भाइयों पर दया करना छोड़ देंगे। और यही बात खड़क सिंह को बुरी लग जाती है, आकर घोड़ा चुपचाप अस्तबल में बांध देता है। मुझे लगता है कि अंगुलीमाल डाकू पर जो प्रभाव बुद्ध का पड़ता है, वाल्मीकि क्यों बनते हैं, क्योंकि साधु ने बताते हैं, अपने घर जाकर पूछो। तो मुझे बहुत बार लगा कि अशोक ने जब कलिंग युद्ध जीत लिया और उनके पास सब कुछ आ गया, लेकिन लाशों का क्रंदन, लाशें जब देखते हैं तो चंड अशोक से वो सम्राट अशोक बन जाते हैं। सिकंदर जिसे इतिहास विश्व जीता कहता है। तो मुझे लगा कि केवल जो जीता वही सिकंदर नहीं होता, जो हार जाते हैं वे भी जीवन से सबक लेते हैं। और इन सब के साथ ही उषा जी, इतना बड़ा मंच देने के लिए, लोगों से बहुत मुझे अच्छा। जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार, आप यहाँ आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें कि बस सुनते जाओ, ऐसा लग रहा है कि ये रुके ना मामला। बहुत ही खूबसूरत। और आज तो 25th एपिसोड था और आप यहाँ थे हमारे साथ, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, थैंक यू सो मच।